नमस्कार, ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। चुनावी मुकाबले में सत्ता में काबिज आप, बीजेपी और कांग्रेस मुख्य रूप से मैदान में हैं। इस चुनाव में कुल 672 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। दिल्ली के मतदाता तय करेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी। बता दें कि चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आएंगे। झारखंड में सरकार बनने से पहले महागठबंधन की सरकार ने जनता से कई वादे किए थे। अब झारखंड में महागठबंधन की सरकार है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी में सरकार बजट पेश करेगी। अब देखना होगा कि अपने बजट में सरकार अपने किए वादों को पूरा करती है या नहीं। हेमंत मंत्रिमंडल में मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे के बाद अब जल्द ही राज्य सरकार बजट को लेकर पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि फरवरी माह में ही बजट पेश की जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि खजाना खाली है, बजट से पहले इसका जुगाड़ तो करना होगा। निश्चित रूप से सरकार अपने एजेंडा के अनुसार जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होंगे या जो हैं किसानों के ऋण माफी के संबंध में, युवाओं को रोजगार देने के संबंध में, उन लोगों को प्रोत्साहन भत्ता देने के संबंध में, ये सारे सवाल जो हम लोगों ने चुनाव में वादा किया था, ये सारे हम लोग उसको फुलफिल करेंगे। सरकार पूरा निश्चित रूप से वह सारे चीजों को फुलफिल करेगी। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर वार किया और कहा कि खजाना खाली का बहाना ढूंढ रही है हेमंत सरकार। ये वादा करेंगे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे? पब्लिक का कौन, हम लोग का कौन टैक्स का पैसा को इसको इस्तेमाल करेंगे? ये तो खुला स्टेटमेंट दे, ये पैसा कहाँ से आएगा? हम ही से चूसेंगे, ये आएगा कहाँ से? ये फंड जो बांटेंगे ये सब, और ये सब एक दिखावटा है। क्योंकि उनका घोषणा पत्र में लिखा होगा तो कुछ करेंगे ही। और कितना लाखों में होगा बेरोजगार। बेरोजगारी में तो प्रदेश काफी आगे है। यहाँ तो कोई इंडस्ट्री खुले नहीं दिए लोग जब अपोजिशन में थे। तरह तरह की बाधाएं लाए, लोग भागना शुरू किए। अब क्या करेंगे? बेरोजगारी कहाँ से लाएंगे? देखिए, गवर्नमेंट में 3 से 4% ही एम्प्लॉयमेंट है। 3 से 4% ज्यादा नहीं है। तो सब सरकारी सेवा में तो आ नहीं सकता है। सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। इंडस्ट्री खोला जाए, छोटा छोटा खोलिए, चाय का दुकान खोलिए, पंचर बनाने का दुकान खोलिए, कैंटीन खोलिए। इस तरह से बहुत सारे काम हैं। उस तरह से बेरोजगार आप उसको पैसा देंगे तो आराम से रिलैक्स करेगा, काहे को मेहनत करेगा। ये राज्य के विकास में फायदा नहीं होगा। बहरहाल अब देखना होगा कि बजट में सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए थे वह पूरे हो पाते हैं या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर पूरी तरह से सरकार पर हमलावर है। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ मनीष झा की रिपोर्ट। पंचम झारखंड विधानसभा के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय 11 और 12 फरवरी को प्रोजेक्ट भवन सभागार में प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इसके साथ ही प्रदीप यादव के निष्कासन को लेकर कहा कि उनके निष्कासन का पत्र मिल गया है, अनुसंधान के बाद निर्णय लेंगे। जैसा कि आप जान चुके हैं, पंचम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए दिनांक 11 एवं 12 फरवरी 2020 को प्रोजेक्ट भवन सभागार रांची में प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रबोधन कार्यक्रम नवगठित विधानसभा के लिए एक पारंपरिक अवसर होता है। विशेषकर नए माननीय सदस्यों के विधायी ज्ञान वर्धन के लिए संविधान विशेषज्ञों का प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन पुरुष के रूप में भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया है। दल के नेता हम लोगों को जो जानकारी दिए हैं, बस वही जानकारी हम लोगों के पास प्राप्त है। क्या जानकारी दल के नेता दिए हैं लिख करके विधानसभा में? पहले तो दिए कि विधायक दल के नेता से उनको निकाला गया, दूसरे बार दिए पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी उनको निकालने का सूचना हम लोग को प्राप्त है। और कुछ नहीं, और कुछ। तो सर, इस पे कार्रवाई कब तक हो सकती है? इस तरह से कोई समय क्या उस मामला में सदस्यता भी जा सकती है?
पता नहीं, और उसमें क्या होगा नहीं होगा अब कहना मुश्किल है। अब कानून जो बोलेगा वही होगा, नियम जो बोलेगा वही होगा। वहीं लालू यादव से मुलाकात कर बाहर निकले जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी जावेद इकबाल अंसारी ने कहा है कि करीब 1 साल से मेरी कोशिश थी कि लालू यादव से मुलाकात हो और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकूं। अभी फिलहाल लालू यादव कमजोर लग रहे हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है। मैंने लालू जी को सेहत पर ध्यान देने को कहा है। वहीं आगामी बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में अभी 2 धाराएं बह रही हैं, एक बीजेपी की तो दूसरी राष्ट्रीय जनता दल की। जेडीयू में होते हुए लालू यादव से मुलाकात करने के सवाल पर कहा कि मैं जदयू में हूं, लेकिन हमेशा से लालू यादव से मुलाकात करते रहा हूं। तो लालू जी से मिलने आया था, क्योंकि हमारे नेता ये रहे हैं, हमारे राजनीति में हमको जन्म दिया उन्होंने। उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज हैं, मैं उनसे मिलने आया। तो हालात में से क्या परिवर्तन आ गया कि उनका नहीं, तो उनके बारे में तो कुछ उनके बारे में उनके बारे में तो कोई चर्चा, उनके बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, कोई चर्चा की जरूरत ही नहीं। मैं तो अपने पक्ष की बात करूँ, मैं क्यों यहाँ आया। वहीं लालू प्रसाद यादव से मिलकर निकले पूर्व विधायक अजीत कुमार झा ने लालू के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जब तक लालू जी से मुलाकात नहीं हुई थी तब तक उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित थे। मुलाकात के बाद पता चला कि उनके सेहत में काफी उतार चढ़ाव जारी है। अजीत झा ने कहा कि लालू प्रसाद से बिहार चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। सर की तबीयत बहुत खराब, मिलने हमारा तो घरेलू संबंध है, पारिवारिक संबंध रहा जी। राजनीतिक संबंध तो है ही, लेकिन हम लोग का राजनीति नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध। हम पंडित स्वर्गीय श्री रघुनाथ झा जी के सुपुत्र हुए अजीत कुमार झा MLA ले रहे जी, सर के ही कृपा से, पिताजी की कृपा से जी। और आप सभी लोगों का सहयोग शुभकामना भी रहा हमारे साथ जी। और इधर उसे पार्लियामेंट चुनाव के बाद अचानक जो है कि हम पाइप दो था, ध्यान नहीं पड़ा, पाइप फिसल गए, 2 बार गिर गए, काफ़ी चोट लगा जी। चोट इतना ही लगा कि वो 2 जाके एम्स में 3 बार की जाके चेकअप कराया है, टेस्ट में बुला के जैसे कुछ निकला नहीं, लेकिन वो लोग कहा कि भाई एक्सरसाइज वगैरह कराते रहे जी। और जब तक सर से नहीं मिल रहे थे मन बड़ा ये लगा रहता था, कोई चोट लगा रहता था जी। इसीलिए हमने कहा कि नहीं, हम इसी पहले से कर बहुत ठीक हुआ है और हम जाएंगे, सर से मिलेंगे, सर से बात करेंगे। तो वही सर बैठा नहीं है, सर को ही मालूम था कि तो वही कुछ आ गए बीच में जी। वही सर यही स्वास्थ्य के बारे में, और तो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स का तो कोई बात हुआ नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकुड़ की। पाकुड़ में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने मालीपाड़ा बगीचा में स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के संसदीय कार्य सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मौजूद थे। पारा शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी एवं सेवा स्थायी करने से संबंधित मांग पत्र मंत्री आलम को पारा शिक्षकों ने सौंपा। अपने संबोधन में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार को संवैधानिक दायरे के तहत नियमों कानूनों को मानना पड़ता है, परंतु पारा शिक्षकों के हित में जो होगा सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। अभी हमने कहा था एक शब्द कि जहां यहाँ पर बेकार जो नौजवान रास्ता पर घूम रहे हैं, सड़क पर घूम रहे हैं, MA BA BEd, तो ये सारे लोग को नियोजन किया जाएगा ताकि इसको नौकरी मिले और बेरोजगार जो है ये बेरोजगारी से इसके मुक्त मिले। तो हम लोगों ने तो अभी आप देखे होंगे कि कई रोज पहले कितने विभाग में कितने लोगों का वैकेंसीज खाली है, सारे के सारे लोग को हम लोग जो है वैकेंसीज को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहाँ भी पैसा लगेगा, जो हमारे यहाँ कार्यरत लोग हैं पहले से उसका भी पैसा लगेगा। रेवेन्यू तो पैसा जो जिस तरह सरकार ने बंदर बट के आ गया, लाखों नहीं अरबों करोड़ों रुपया खर्चा करेगा एडवर्टाइजमेंट। क्यों हम एडवर्टाइजमेंट खर्चा करेंगे? जब हम काम करेंगे क्षेत्र में तो हमारा काम ही बोलेगा, पोस्टर का बैनर का क्या जरूरत है भाई। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री के रिम्स में निरीक्षण पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि बन्ना गुप्ता रिम्स के अधिकारियों के साथ बैठक किए हैं और जल्द ही स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर की जाए इस पर काम किए जाएंगे। इसके साथ ही मंत्री जी ने व्यापारियों के साथ भी मीटिंग की है और कैसे चीजों को बेहतर की जाए इस पर भी वह काम कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हाल ही में रिम्स गए हुए थे और विभिन्न विभागों का उन्होंने निरीक्षण किया, डायरेक्टर के साथ बैठकें की और कल परसों वे अखबारों में देखा कि व्यापारियों के साथ भी वे बैठक करने वाले हैं। तो वह चाहते हैं कि एक अच्छा पारदर्शी और स्वच्छ
शासन ये गठबंधन की सरकार में हो, उसके लिए वे प्रयत्नशील हैं। जहां खामियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोई दुखित और नाराज होने की बात नहीं है। जो पहले से व्यवस्था है और जिसमें बहुत सारी खामियां हैं उसको ये दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए झारखंड राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद स्वर्गीय लालू उरांव की बेटी स्मिता लकड़ा ने पार्टी ज्वाइन किया है। उन्हें बतौर झारखंड राजद का महासचिव नियुक्त किया गया है। पार्टी का सदस्यता ग्रहण कराते हुए और इनकी वरीयता को देखते हुए हम लोग पार्टी में जनरल सेक्रेटरी प्रदेश महासचिव के पद पे मनोनीत किया जाता है। लोहरदगा के पूर्व सांसद स्वर्गीय लालू उरांव की बेटी स्मिता लकड़ा ने आरजेडी ज्वाइन किया है। उन्हें झारखंड राजद का महासचिव बनाया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि पिता लालू उरांव लालू यादव के चहेते थे। मेरे पिता से उनकी अच्छी दोस्ती थी। लालू यादव के आदेशानुसार मुझे सचिव बनाया गया है। जो मुझे मनोनीत किया गया है महासचिव के तौर पे, प्रदेश महासचिव के तौर पे, वो श्री लालू यादव जी के आदेश के द्वारा किया गया है और उन्होंने ये विश्वास जताया है कि जो काम और जिस अग्रेशन से मेरे फादर काम करते थे वही अग्रेशन और वही जोश हम अपने काम में भी दिखा पाएंगे और पार्टी के संगठन को मजबूत करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो अभी मेरा दायित्व यही है कि सबसे पहले तो जो लालू प्रसाद यादव जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है उस विश्वास पे खरे उतरना और जो भी चैलेंजेस है मेरे हिसाब से जो चैलेंजेस अभी तत्काल है वो है अलग अलग क्षेत्र में जाना, वहाँ लोगों की परेशानियों से जुड़ना, उसको सुनना और उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं अपने लेवल से, अपने पद का उपयोग करके या जैसे भी प्रशासन से कैसे उसके लिए हम बात रखें और उन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएं, वही मेरा चैलेंज होगा। प्रदीप यादव के जेवीएम से निष्कासित किए जाने के बाद जेवीएम के केंद्रीय सचिव जितेंद्र कुमार सिंह प्रदीप यादव के घर जब गए तो उन्हें प्रदीप यादव के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने मीडिया को दी। प्रदीप यादव जी हमारे विधायक रहे, उनको पार्टी के विरुद्ध कार्य करने के खिलाफ उनको नोटिस 2-3 दिन पहले जारी किया गया था। उनका जवाब नहीं मिलने के कारण पार्टी की ओर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे केंद्रीय महासचिव श्री अभय सिंह ने किया और उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। जब ये निष्कासन का कार्यक्रम खत्म हुआ तो एक चिट्ठी हम लोग को दिया गया, उनका निष्कासन का पत्र, और हम दोनों को अधिकृत किया गया कि उन्हें जाके ससम्मान उनको उनके आवास पर जाके उनको दे दिया जाए। हम लोग ने अपने पार्टी पदाधिकारी का आदेश का पालन, निर्देश का पालन करते हुए हम लोग उनके आवास गए। प्रदीप जी अपने लॉन पर बैठे हुए थे अपने समर्थकों के साथ। हमने उनके पास जाके उनको अभिनंदन करके और उनको आग्रह किया कि भैया ये हमारे पार्टी की ओर से आपको एक चिट्ठी निर्गत हुआ, मैं आपको देने आया। इतना सुनते ही वो आग बबूला हो बैठे, अमर्यादित ढंग से हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किए, धमकी दिए, मारने पर उतारू हो गए, धमकाया, दौड़ाया गया कि यहाँ से भागो वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हम कर सकते हैं। अगर हम लोग अविलंब वहाँ से नहीं हटे रहते तो हम लोग के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो सकती थी। साथ ही हमारे केंद्रीय नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी के खिलाफ उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो मैं आपको मीडिया में शाब्दिक रूप से नहीं बता सकता हूँ। प्राथमिक विद्यालय अर्थात ऐसा विद्यालय जिसमें बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन कई ऐसे विद्यालय हैं जिनको नहीं मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। एक रिपोर्ट। प्राथमिक विद्यालय अर्थात ऐसा विद्यालय जिनमें बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक। भारत में बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए, जिसमें कि गरीब बच्चे उनका लाभ उठा सके। प्राथमिक शिक्षा किसी भी बच्चे के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में राजधानी रांची, जो कि प्राथमिक विद्यालय है, वो आज अधिकतर बंद मिले। उन विद्यालयों के आसपास गंदगी बिखरी पड़ी है। केंद्र और राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है, किंतु धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। हरमू, विद्यानगर जैसे क्षेत्रों के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उनका हाल बेहाल है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता ने बताया कि पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं होती है।
आसपास कचरे का अंबार भी लगा रहता है। बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पानी की समस्या रहती है। टॉयलेट की भी उचित व्यवस्था नहीं है। बाथरूम है लेकिन पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। इधर तनी मनी गंदा है, सब देखिए गंदा है, उस सब की समस्या है। गमकता है, यही बात है। और तो कोई खास बात है नहीं, यही बात है। अच्छा, यहाँ नियमित स्कूल खुला रहता है क्या? कंटिन्यू खुला रहता है। अच्छा, और पढ़ाई कैसा होता है आसपास? तो हम लोग के समस्या ठीक ही होता है। अच्छा, पढ़ाई ठीक होता है। और कोई दिक्कत आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज दिक्कत तो यही है कि पानी नहीं है, वो सब भी साफ नहीं रहता है। और इधर भी देखिए रहे कितना गंदगी है। पढ़ाई तो ठीक ही होता है, लेकिन अब वही है कि पानी यहाँ पर नहीं है। देखिए लैट्रिन बाथरूम भी सही से नहीं रहता। पानी नहीं रहेगा तो लैट्रिन बाथरूम जाएगा कैसे? पानी की भी यहाँ से स्थिति खराब है। बच्चा लोग यहाँ खाना खाएगा, वहाँ जाएगा पानी धोने के लिए, पैर धोने के लिए, हाथ धोने के लिए। तो सरकारी स्कूल है तो सरकार के तो चाहिए ना कि एजा पानी दे दें, एजा पर बच्चा साफ सफाई दे दें, थोड़ा बढ़िया से स्कूल के ओकरा अथी कर दें। बच्चा लोग पढ़ाई करता है तो अब पढ़ाने वाला के तो ठीक है पढ़ाते हैं, लेकिन उनको भी तो ये फायदा चाहिए कि यहाँ पानी नहीं है, लैट्रिन नहीं है, पानी बाथरूम नहीं है। बहरहाल प्राथमिक शिक्षा किसी भी बच्चे के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जिस तरह से स्कूलों का हाल बेहाल है उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में आखिर कैसे होगा प्राथमिक विद्यालयों का विकास। ओंकार आवामी के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पाकुड़ जिला संयुक्त कृषि भवन परिसर में जिला स्तरीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी लगाई गई। कृषि विभाग द्वारा आयोजित मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू, संयुक्त कृषि निदेशक अजय कुमार सिंह ने किया। आपको बता दें कि सैकड़ों किसानों ने अपना अपना प्रदर्शनी दिखाया। मौके पर 40 किसानों को पंप सेट, 10 किसानों को स्प्रिंकलर, 13 को मिट्टी स्वास्थ्य जांच कार्ड दिया गया। किसानों को नई तकनीक से खेती कर आय दुगनी करने, पशुपालन, मत्स्य पालन कर स्वावलंबी बनाने के बारे में बताया गया। लगाए गए स्टॉल के जरिए भूमि संरक्षण, सिंगल विंडो सिस्टम से मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई। ये है उसको हम लोग यहाँ प्रदर्शनी लाए हैं। इसमें करीब 15 से 20 आइटम का हम लोग लाए हैं, जो कि हम लोग को यहाँ प्रदर्शनी दिखाते हैं, जिसमें कि हम लोग खाद मतलब नहीं के बराबर लगाते हैं, जो भी यहाँ प्रदर्शनी लाए हैं, और प्रत्येक साल भी लाते हैं। और यहाँ से हम लोग आने के बाद यहाँ जो स्टॉल जो लगा हुआ है भूमि संरक्षण से, वहाँ मतलब हम लोग का जो किसान को मशीन मिलता है अनुदान दर पर। इसके बाद मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन से बहुत हम लोग का किसान को ले आता है, मतलब चाष करने की ट्रेनिंग देने के लिए। इसके बाद जो मान लिया और भूमि संरक्षण तो हो गया। अब आत्मा से हम लोग का बहुत चीज का सुविधा मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक से जुड़े सबसे ज्यादा मामले आते हैं, जिसको लेकर ट्रैफिक एसपी ने जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को ट्रैफिक नियम को लेकर जागरूक किया। हमारे देश में आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा होते जा रहा है। इन दुर्घटनाओं में लोग अपने अपनों को खो देते हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़क नियम को अच्छे से फॉलो नहीं करते, और इसी का नतीजा है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक से जुड़ी सबसे ज्यादा मामले आते हैं। और इसी को लेकर ट्रैफिक एसपी ने रांची सिविल कोर्ट परिसर में जागरूकता अभियान चलाया, ताकि ट्रैफिक नियम को लेकर लोग जागरूक हो सकें। डालसा के द्वारा, रांची डीएलएसए के द्वारा जब आज राष्ट्रीय लोक अदालत के मौके के दौरान ये आयोजन कराया जा रहा था, तो चूँकि यहाँ भीड़ काफ़ी आ रही है, उसमें हमारे करीब 1000-2000 ट्रैफिक रिलेटेड केसेस भी हैं जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आए हैं। तो इसी बहाने हम लोग इनसे रिक्वेस्ट की कि हम लोग अभी ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का मौका दिया जाए, तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ कि हम लोग को मौका दिया गया। और इस ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग कुछ पैम्फलेट्स बंटवा रहे हैं जो कि नए ट्रैफिक नियमों के बारे में हैं। ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ पर हीरो होंडा जो हमारा रोड सेफ्टी पार्टनर है, उसके माध्यम से हम लोग एक सेबलेटर मशीन भी रखे हुए हैं, जो कि मशीन बता सकता है कि अगर आप ट्राई करना चाहें तो कितना एंगल तक सेफ है, अनसेफ है। उसके बाद कुछ हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम लोग रखे हैं, जो मल्टीपल ऑफेंडर्स हैं तो उनको कम से कम हम लोग जो 2 या 3 बार से ज़्यादा हेलमेट नहीं पहना है, अगर हम लोग हेलमेट देकर उनको ये जताना चाहते हैं कि भाई ये हम लोग ये आपके लिए कर रहे हैं, तो हमको रेवेन्यू नहीं लेना है आपसे। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो आज इस नेशनल लोक अदालत में जो लोग आ रहे हैं मिटिगेशन में, उसमें ट्रैफिक के बहुत सारे मामले हैं, 2000 से ज़्यादा मामले हैं।
और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं किसी को मतलब प्रोसिक्यूट किया जाए, किसी पर कार्रवाई जो किया जाए, लेकिन लॉ इज़ लॉ। और ख़ासकर जो रांची में देखने को मिल रहा है, ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, हेलमेट नहीं पहन के राइड करना और रेड लाइट जंपिंग, तो ये सारे मामले हम लोग ट्रैफिक कोर्ट को भेज रहे हैं। उसी में से काफ़ी सारे मामले, 2000 मामले आज लिटिगेशन में भी, प्री लिटिगेशन में भी आए हैं। तो हमारा कभी भी इंटेंशन नहीं रहा कि हम लोग सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करें। ये पब्लिक सेफ्टी के लिए हम लोग कर रहे हैं, ताकि पब्लिक चेत जाए और ट्रैफिक नियम का अनुपालन करें, ताकि कोई जान माल की क्षति किसी को ना हो। जागरूकता कार्यक्रम में ट्रैफिक जज एसीजीएम वैशाली श्रीवास्तव भी मौजूद थे। बता दें कि ट्रैफिक के नियम काफी पुराने हैं, लेकिन कुछ नियम नए जोड़े गए हैं, जिसकी जानकारी लोगों को दी गई, ताकि लोगों का चालान कम से कम कटे और बढ़ते ट्रैफिक चालान के बोझ से वह बच सके। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से इसीलिए ट्रैफिक अवेयरनेस को शामिल किया है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग, जितने भी जो लिटिगेंट्स आएंगे, उनको हम कानून के बारे में जो नए प्रावधान है उसके बारे में जानकारी दे सके। और इसीलिए आज हमने इसको इसमें अपने साथ इंक्लूड किया है। इसमें यही है कि आप लॉ अबाइडिंग हुई, कानून के जो नियम है, जो नए ट्रैफिक नियम है, और ट्रैफिक के नियम आज के नहीं, बहुत पुराने, केवल आपको उनको अनुपालन करना है, आपका कोई चालान कभी नहीं कटेगा। बहरहाल ये हम सब जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों के कारण मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इतनी जागरूकता के बाद भी लोग जागरूक होते हैं या नहीं। ओंकार आवामी के लिए रांची से कौशल कुमार की रिपोर्ट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए शक्ति वाहिनी संस्था दिल्ली से आए अध्यक्ष रविकांत और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग के तहत बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। उसको रोकने के लिए हमारी संस्था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है। ऐसे में हमें विदेशी डेलीगेट्स से भी इसकी मदद मिल रही है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। रोजगार लोगों के पास नहीं रहता है और विषम परिस्थितियों में रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को भेज देते हैं। चूंकि यहाँ प्लेसमेंट एजेंसीज बहुत सारे हैं जिस पर अभी तक लॉ नहीं बना, क्योंकि अंकुश उस पर लगाने के लिए, तो ये प्लेसमेंट एजेंसी वाले मिल करके बच्चों को उठा करके और ले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग पलायन रोकना, माइग्रेशन हम रोकना नहीं चाहते हैं। हम माइग्रेशन को सेफ करना चाहते हैं कि अगर कोई रोजगार के तलाश में जाता है या जाती है, पहली बात तो 18 साल के नीचे कोई नहीं जाना चाहिए, पर अगर ऊपर 18 साल के ऊपर जो यंग यूथ जाते हैं, तो वो लोग कहाँ मदद ले सकते हैं, कैसे सेफ रहें, किन के साथ जुड़े, किसके साथ नहीं जुड़े, इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। एक बार जागरूकता आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो जाता है। वहीं साहिबगंज में राजकीय माघी पूर्णिमा मेला राजमहल की तैयारी पूरी हो चुकी है। श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। यात्रियों के लिए पंडाल तैयार हो गए हैं। उत्तर वाहिनी गंगा में श्रद्धालु स्नान करेंगे, जो 9 फरवरी की शाम तक लगातार चलेगा। बताया जाता है कि श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होगी। जी तो अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।